नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो के अंदर हम विदेश में रहने वाली एक बहन है, विवाहित महिला हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो बहन है वो वैसे तो भारतीय मूल के हैं, लेकिन लगभग 20-22 वर्ष इनको हो गए हैं विदेश में रहते हुए। मतलब कुछ ऐसा था कि इनके जो हस्बैंड हैं, जिनसे इनका विवाह कराया गया था, वो पहले से विदेश में रहते थे। तो वो भारत आए, इनसे विवाह किया, पहले उनके परिवार के साथ रहे, फिर कुछ वर्षों के बाद जो है 2-3 वर्षों के बाद फिर ये भी अपने जो हस्बैंड है उनके पास विदेश चले गए थे। तो जो भी इनके प्रश्न थे, अपने प्रश्नों के उत्तर ये पीएलआर के माध्यम से प्राप्त कर पाए। एक नहीं बल्कि दो दो अलग अलग पास्ट लाइफ्स को जो ये बहन है इन्होंने एक्सपीरियंस किया। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि ये जो सेशन है इसको हमारी टीम से जो वंदना बहन है, जो हीलर है वंदना जी, उन्होंने ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन है इसको सक्सेसफुली संपन्न कराया। और बहुत ही एक विशेष चीज हुई, न केवल जो क्लाइंट हैं उनको क्लैरिटी मिली और उनको गाइडेंस मिला अपने स्पिरिट गाइड से, लेकिन जो वंदना बहन जी हैं उनको भी जो क्लाइंट है उनके जो स्पिरिट गाइड है उनसे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत बहुत ज्यादा डिविनिटी जो है उनके माध्यम से जो है फील हो रही थी। और वो फिर जैसे अंत के अंदर जो गाइड है एक प्रकार से जैसे कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने ही वंदना जी को खींच लिया। तो दोस्तों, ये बहुत ही कुछ कई बार बहुत विशेष अनुभूति होती है, क्योंकि देखिए प्रोसीजर ऐसा होता है कि आपका जो क्लाइंट है वो तो सामने जो है ट्रांस के अंदर है, हाफ बेहोश है। जो स्पिरिट गाइड है वो तो क्लाइंट को दिख रहे होते हैं, है ना, लेकिन हम जो है डिवाइन वाइब्रेशन फील कर रहे हैं। अब स्पिरिट गाइड क्या कह रहे हैं वो भी क्लाइंट हमारे को बताता है, कि हम बोलते हैं कि उनसे ये पूछिए, फिर क्लाइंट हमारे को बताता है और पता लगता है। तो लेकिन जब ऐसे केसेस होते हैं ना कि स्पिरिट गाइड जो थेरेपिस्ट है उसको भी खींच लेते हैं, तो क्या होता है कि हम थेरेपिस्ट को ना अचानक से बैठे बैठे हाइटेंड सेंसेस फील होने लग जाती हैं। तो कई बार शुरू शुरू में हमारे को भी समझ में नहीं आता था, लेकिन ऐसे केसेस में जो क्लाइंट होता है वो बताते हैं कि जहां पर मैं उनके साथ खड़ी हूं या बैठी हूं, वहां पर आप भी आ गए हो। उन्होंने आपके सर के ऊपर हाथ रखा है और आपको भी बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, डिवाइन एनर्जी जैसे आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये बात तो देखो थेरेपिस्ट को तो नहीं पता, है ना। तो वहां वो चीज हो रही होती है, और यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो हाइटेंड सेंसेस में जाकर के जो डिविनिटी है वो फील कर रहे होते हैं। और क्या केस है वो बताएंगे, लेकिन क्योंकि गाइड की बात हो रही है, तो गुरु नानक देव जी जो हैं स्पिरिट गाइड के रूप में ये जो बच्ची है इनका कल्याण करने के लिए आई। अच्छा, अब प्यारे भाई और बहनों, पहले जो है इनका बैकग्राउंड इनका बता देते हैं बहन का, फिर उसके बाद जो है हम क्या कंसर्न है उसकी बात करेंगे, और फिर पास्ट लाइफ में क्या देखा उसके बारे में बात करेंगे। तो कनाडा के अंदर रहने वाली बहन है, लगभग 22-23 वर्ष हो गए हैं कनाडा में रहते हुए। 25 वर्ष कुल हो चुके हैं इनके विवाह को, और वो जो 25 वर्षों का विवाह है उसके अंदर 10 वर्षों से एक प्रकार से अकेले हो गए हैं, क्योंकि 10 वर्ष इनके जो पति हैं उनकी मृत्यु को हो चुके हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो काफी ज्यादा बड़े थे इनके साथ, इनसे उम्र में लगभग 15 वर्ष जो इनके हस्बैंड हैं उनकी आयु इनसे अधिक थी। लेकिन जैसे अरेंज मैरिज होती है, बहन जो हैं ये पंजाब के रहने वाले हैं, तो थोड़ा पंजाब में स्पेशली पिंड साइड में जो होता है, मतलब गांव की तरफ जो कन्याएं होती हैं, थोड़े उनके माता पिताओं को ज्यादा क्रेज होता है कि भी कैसे भी करके हमारी जो लड़की है, साडी जड़ी धी है, वो कनेडा पहुंच जाएगी। ऐसा फील करते हैं कि भी कनाडा चली जाएगी उनकी पुत्री। तो ज्यादा उम्र का भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर हाँ से फॉरेन में वो एस्टेब्लिश्ड है, तो इनके पति तो पहले से जो है कनाडा के अंदर रहते थे। हालांकि जो पति हैं उनका भी जो परिवार है वो पंजाब के ही रहने वाले हैं, पंजाब के किसी पिंड में रहते हैं वो लोग भी। लेकिन पति एक लंबे समय से जो है कनाडा के अंदर रहते थे, तो इसी चीज को देख करके इनका विवाह करा दिया गया था। तो विवाह कराने के बाद शुरू के 1-2 साल जो है ये अपने जो ससुराल है उसके अंदर रहे, और उसके बाद जो है फिर ये भी अपने जो पति हैं उनके पास कनाडा चले गए। इनके विवाह से इनको एक सुपुत्र है, सुपुत्र का जन्म भारत में ही हुआ था, और एक पुत्री है जिनका फिर जन्म जो है वो कनाडा के अंदर जाकर के हुआ। अब क्योंकि 2 दशकों से ज्यादा इन लोगों को हो गया है कनाडा के अंदर रहते हुए, तो ये कनाडा के अंदर पक्के हैं, जैसे हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि पक्का हो गया, है ना, तो पक्के हैं जी। मतलब ये रेजिडेंट्स हैं कनाडा के। तो
अच्छा, थोड़ा इनके परिवार के बारे में बता देते हैं क्योंकि परिवार का भी काफी कुछ निकल करके आया था। इनके ससुराल साइड के अंदर इनकी सासू माँ हैं और दो देवर हैं। और इनके अपने जो इनका मायका है, अपने मायके के अंदर इनके दो जुड़वा भाई हैं, है ना? तो इनके भी दो भाई हैं, हस्बैंड के भी दो भाई हैं। लेकिन हस्बैंड के दो भाई और इनके जो दो भाई हैं, वो बिल्कुल जैसे उनका जो व्यवहार है इन लोगों से डील करने का, वो जैसे बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। अभी आगे जो है थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। इनका जो बेटा है वो आई थिंक 23-24 साल का है, तो बेटा तो जॉब करता है अभी। लेकिन जो सुपुत्री है वो अभी जो है पढ़ाई कर रही है, आई थिंक इंजीनियरिंग कर रही है, कंप्यूटर साइंस के अंदर वो कोई कोर्स है, उसको जो इनकी सुपुत्री है वो कर रही है। आइए प्यारे भाई और बहनों, बात करते हैं कि इनके जीवन का जो सबसे बड़ा कंसर्न रहा है, जिसको लेकर के इन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, वो क्या था। सबसे बड़ा इनके जीवन का कंसर्न है ट्रॉमा, जो कि इनके पति ने इनको और इनके बड़े बेटे को दिया। ट्रॉमा जिसका जो अभी तक भी जान ही रहा है। इनके पति की मृत्यु को लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये और इनका बेटा अपना कॉन्फिडेंस ही खोजने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी ये कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, और क्योंकि कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है, उसकी वजह से जो ये बहन है, आज भी ये कोई जॉब नहीं कर पाते हैं, किसी प्रकार का कोई काम ये बहन नहीं करते हैं। गवर्नमेंट से बेनिफिट्स मिलते हैं तो गवर्नमेंट बेनिफिट्स पे सरवाइव करते हैं। और बेटा जो है वो जॉब करता है, लेकिन जैसे स्मॉल कुछ वो जॉब करता है, क्योंकि बेटे को भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है, इसकी वजह से वो अच्छी जॉब्स को अपने लिए क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो ये ट्रॉमा आया कैसे? देखिए, ये कहती हैं कि हालांकि मेरे पति मुझे, इन्होंने कहा कि ब्याह करा के मेरे को कनाडा ले गया, लेकिन कनाडा के अंदर भी जो पिछड़े से पिछड़े गांव में जैसे महिलाओं के साथ व्यवहार होता है, कह रहे वैसा ही व्यवहार मेरे साथ कनाडा के अंदर हुआ। कैसे हुआ? कह रहे कि रोज मेरे साथ मारपीट करना। कह रहे पति का बड़ा अजीब बिहेवियर था, मेरे को मारना पीटना। जब तक इनके पति जीवित रहे हैं, यानी कि आज से 10 वर्ष पहले तक भी, ये कहते हैं कि मैंने रोज उनसे मार खाई है। और हैरानी की बात यह है कि इनके पति शराब नहीं पीते, इनके पति किसी भी दूसरे गलत काम के अंदर नहीं है, बहुत ही ज्यादा मेहनती इंसान है ना। और मेहनत करके इनके पति ने अपने गांव में, यानी अपने पिंड में, अपनी जो है बड़ी कोठी बनाई अपने माता पिता के रहने के लिए। इनके पति के, जैसे उन्होंने बताया कि दो देवर हैं तो दो छोटे भाई हैं, तो जब भी पिंड जाना, कभी किसी भाई को बाइक दिला देनी, घर में गाड़ी दिलवा दी, है ना। उनके खर्चे उठाए, उनके पढ़ाइयों के खर्चे उठाए, आगे जो दोनों देवर हैं उनकी शादियां शुदियां भी कराई। तो सब कुछ जो है, मतलब मेहनत करके यहाँ पे अपने को भी संभाला, अपने लिए भी यहाँ पे कुछ बनाई, चीजें बनाई, घर वगैरह बनाया, और पिंड के अंदर भी जो अपनी पूरी जो जिम्मेवारी है अपने परिवार के प्रति, उसका निर्वाह किया। माता पिता को एक अच्छी लग्जूरियस लाइफ जो है इन्होंने आकर के, जो इनके पति उन्होंने दी। लेकिन इनके साथ बहुत बहुत ज्यादा मारपीट करना। अच्छा, और उसके साथ साथ ये कह रही है कि इनके पति की आंखों के अंदर इनको एक अजीब सा शक हमेशा नजर आता था। कह रहे पति ने कभी भी नौकरी नहीं करने दी। कह रहे क्योंकि पति को ये लगता था कि अगर मैं नौकरी करने के लिए जाऊंगी तो हो सकता है कि मैं बाहर किसी और के साथ ना भाग जाऊं, है ना, कि मैं किसी और के साथ भाग जाऊंगी। तो इस चीज के जैसे एक अंदर से उनको एंजाइटी होती थी, उसके चलते कह रहे कि कभी मेरे पति ने मुझे काम नहीं करने दिया। और उसने मुझे काम नहीं करने दिया तो कह रहे कि मेरी जो पर्सनालिटी है जो डेवलप हो सकती थी, इंसान फॉरेन आता है तो एक अलग, जैसे बोलना आ जाता है उसको, है ना, जैसे चलो पिंड है, पिंड में कभी नहीं निकले थे बाहर, है ना, या उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, उतने रिसोर्सेज नहीं थे। तो लेकिन फिर जैसे बाहर अगर इंसान आता है, शहर में भी अगर इंसान आता है, थोड़ा काम करता है, कोई जॉब करता है, चार लोगों से मिलता है, तो इंसान थोड़ा जो ग्रूमिंग हो जाती है उसकी। तो कह रहे हैं कि कभी भी मेरे साथ वो होने नहीं दिया। तो कह रहे हैं कि मैं आज भी अपने घर के अंदर बनी रहती हूँ, गवर्नमेंट से बेनिफिट्स आते हैं, उससे खर्चा चलता है, और इनके जो भाई हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं, उससे इनके घर का खर्चा चलता है। ये कहते हैं कि जो मेरे पति हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग इंसान रहे हैं। कह रही अपने डेथ बेड पे जो है पति ने फाइनली, कह रहे जब उनकी बिल्कुल मृत्यु होने वाली थी, कोई बीमारी से मृत्यु हुई थी, कह रहे मृत्यु वाले दिन जो है उन्होंने फाइनली अपोलोजाइज किया था कि मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया, मुझे उस चीज के लिए माफ कर देना। तो इनको तो देखो ऐसे कंट्रोल करते थे कि नौकरी नहीं करने देनी, घर में बांध करके रखना, और रोज इनके साथ मारपीट करना, जबकि वो इनटॉक्सिकेटेड भी नहीं है ना। एक नशे में इंसान कोई चीज करता है, ठीक वो भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये होता है कि भी नशे में करता है, नशे की बुरी आदत है। इनको तो वो भी नहीं है।
अपने आप ही गुस्सा आता है, रोज मारपीट करना है। बड़े बेटे के साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेवियर हुआ। हाँ, ये कहते हैं कि बड़े बेटे को कह रहे इतना मारते थे कि मार मार के छोटे से बच्चे का, 2-3 साल के बच्चे का खून निकाल देते थे इनके पति। कह रहे ये अपने बेटे को इसलिए मारते थे इनके पति, क्योंकि वो कहते थे तुझे स्ट्रांग बनना है। एक उदाहरण इन्होंने बताया कि मेरे पति मेरे बच्चे को जैसे बाहर खेलने के लिए ले गए, छोटा सा बच्चा है 4-5 साल का, और सब जो बच्चे वहां पे फुटबॉल को हिट कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, मान लो इनका बच्चा फुटबॉल को हिट नहीं कर पाया, तो घर आएंगे और घर आकर के उसको बहुत मारेंगे, उसको बातें सुनाएंगे, उसको बोलेंगे कि तू अंग्रेजों के बच्चों से पीछे रह जाएगा। कह रहे हैं कि इनका बेटा था, बेटे के जो इनका बेटा है ना, उसके दोस्तों के सामने बेटे की बेइज्जती करना, बच्चे को बहुत बहुत ज्यादा कंपेयर करना उसके दोस्तों के साथ। तो आज ये कहती हैं कि मैं और मेरे से भी ज्यादा मेरा जो बेटा है वो ट्रॉमेटाइज्ड फील करता है, कि उस कह रहे वो आज भी कहता है कि उसके साथ बचपन के अंदर बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और कह रहे कि इनके पति को ऑब्सेशन था कि मेरा लड़का बहुत महान बनेगा या मारने पीटने से वो ज्यादा टफ बन जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने उनको ऐसा माहौल दिया। तो उसको जरूरत से ज्यादा बड़े और महंगे स्कूल में डलवाया गया, जिसकी वजह से बल्कि वो डल हो गया। तो आज तक ये कहती हैं कि बेटे का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत डाउन है, और बेटा बोलता है कि भाई जो मेरे साथ हुआ उसकी वजह से ही जैसे मेरी लाइफ है रुइन हो गई है। तो कह रहे पति तो रहा नहीं है, तो कह रहे बच्चा मेरे को भी ब्लेम करता है कि भाई आपको उनको रोकना चाहिए था, आपने कभी रोका नहीं। अब ये बहन ने कहा कि भी मैं उनको क्या रोकती, मैं तो आप मार खा खा के परेशान थी, तुझे क्या बचाती, पहले खुद को तो बचा लूं। खुद को ही नहीं बचा पाया इंसान, खुद ही कुछ नहीं कर पाई, तो तेरे को क्या बचाती। अंदर से बहन कहती है कि मेरा ये फीलिंग है। कह रही लेकिन बेटे के लिए बहुत दुख होता है, अपने लिए बहुत दुख होता है कि हम ऐसे बंधे हुए क्यों। बाकी जैसे हमने बताया कि इनके जो इन लॉज के अंदर जो इनके पति के दोनों भाई हैं और इनके दोनों भाई हैं वो कंप्लीटली विपरीत हैं। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि ये कहते हैं कि वैसे तो देखो इनके इन लॉज इनको कुछ कहते नहीं है, लेकिन लालची बहुत ज्यादा है। इनके मदर इन लॉ हैं, कह रहे वो भी बहुत लालची हैं, और इनके जो दोनों देवर हैं कह रहे वो भी बहुत बहुत ज्यादा लालची है, और उनको आज भी ये लगता है कि हमारे भाई को हमें जितना पैसा देना चाहिए था उसने उतना वहां से कमा करके हमारे को नहीं भेजा। दोस्तों ये ना लालची लोगों की ये पहचान होती है। एक जो लालची इंसान है ना, आप अगर उसके लिए आप कितना भी कर दो। देखिए हमारा घर परिवार होता है, घर परिवार के अंदर हमारे को सहयोग करना होता है। जैसे अगर हम घर बनाने की बात करें, देखो माता पिता है, माता पिता बुजुर्ग हो गए, उन्होंने पढ़ाया लिखाया आपको भेजा। माता पिता के लिए घर बनाना है, ये तो एक बच्चे की जिम्मेवारी हो सकती है, उनका खर्चा चलाना तो बच्चे की जिम्मेवारी हो सकती है। लेकिन भाइयों का भी घर बना करके देना है, उनको गाड़ियां भी दिलानी है ना, वो तो जिम्मेदारी नहीं हो सकती। चलो एक बारी के लिए कह दिए कि भाई भाइयों की शादियां करानी है, भाई माता पिता अब सक्षम नहीं है तो वो भी करा दें। लेकिन सब कराने के बावजूद भी उनकी अगर एक्सपेक्टेशन यही है कि हमारे को और मिलना चाहिए, हमारे को और मिलना चाहिए, तो उसका बेसिकली मतलब यही होता है कि लालच है, और लालच ऐसी चीज है वो कभी खत्म नहीं होता। हमें हमारे रिश्तों के अंदर हमेशा ये याद रखने की आवश्यकता है कि रिश्तों के अंदर हमारे को, अब अगर हमारे कोई रिश्तेदार भी हैं, हमारे भाई बहन भी हैं, उनको स्टैंड होने में सपोर्ट तो हमारे को करना चाहिए। एजुकेशन है, चलो उस टाइम पे एजुकेशन में हेल्प कर दिया, या कभी कुछ आपने कोई मोटी एक बार उनको मदद कर दी, है ना, तो स्टैंड होने में हेल्प करना चाहिए हमारे को। लेकिन कभी भी अपने किसी भाई को, किसी बहन को, बुजुर्ग माता पिता की बात नहीं कर रहे, किसी भाई को, किसी बहन को, अपने किसी और रिश्तेदार को अपने ऊपर कभी डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए। कई बार हमारे को लगता है कि भाई हम तो उनके लिए इतना कुछ वो हम कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज है। एक्चुअली में जो है ना, हम उनको ना हड्डाराम बना रहे होते हैं, है ना, हड्डियों में पांव पड़ जाती है उनकी। जब ऐसे आने लगता है ना, तो फिर काम करने का मन नहीं करता। तो इनके जो देवर साइड है उनकी तरफ से ये है। लेकिन अच्छा, ये कहते हैं कि ना जो मेरे साथ इतनी सारी मेरे साथ ये होती थी ना, इनके साथ जो टॉर्चर होता था, इनकी पति, इनकी मम्मी को, पापा को पता था कि इनके पति जो हैं कितना ज्यादा इनके साथ इनको बांध करके रखते हैं। तो ये कहते हैं कि ना मेरी मम्मी बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी, और मेरी मम्मी की जो डेथ है मेरे पति की डेथ से पहले हो गई थी। कह रहे मेरी मम्मी और मैं बहुत ज्यादा अटैच थे, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड था हमारा, और मेरी मम्मी इसी चीज को लेकर के रोती रहती थी, परेशान रहती थी कि कैसे मेरा जो दामाद है वो मेरी बेटी को कैद करके रखता है। तो माँ चली गई, तो एक तो माँ को बहुत मिस कर रहे थे। फिर इन्होंने बताया कि इनके इनके जो दो भाई हैं, अब पहले तो बता देते हैं वो विपरीत कैसे, कि कह रहे हैं कि जो मेरे दोनों भाई हैं ना, उनको मेरे बताए बिना, जैसे मैं बात करती हूँ ना या कोई वो, मेरी जो टोन है
कह रहे कई बार तो मैं बात भी नहीं करती, तो कह रहे मेरे बताए बिना उनको पता लग जाता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। कह रहे इनके दो ट्विन ब्रदर्स हैं, तो कह रहे उनमें से जो ट्विन में जो बड़े वाला है, कह रहे वो तो ऐसा है कि वो मुझसे बिना पूछे जो है मेरा अकाउंट है उसके अंदर पैसे डाल देते हैं। और ये कहते हैं कि मैं बहुत सरप्राइज हूं इस चीज को देख करके कि जो ट्विन ब्रदर्स में से जो बड़े वाला भाई है, उनकी जो पत्नी है, जो मेरी भाभी है, कह रहे उन्होंने कभी भी उनको रोका नहीं मेरी हेल्प करने के लिए। हालांकि ये बहन कह रही है कि मैं खुद सोचती हूँ कि मैं इतनी वो हो गई हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, क्या मेरे भाई से मुझे हेल्प लेना ये ठीक चीज है, क्या मुझे लेनी चाहिए? तो ये कह रही है कि मैं कैसे भी करके ना भाई से हेल्प लेना बंद करना चाहती हूँ। मैं खुद ही अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। लेकिन ये जो ट्रॉमा मेरे अंदर भरा हुआ है, जो घबराहट मुझे होती है, घर से बाहर निकलने में घबराहट होती है, जो पूरा कॉन्फिडेंस मेरा जो पूरा खत्म हो गया है, कह रही मैं इस बीमारी से, ये अंडर कॉन्फिडेंट होने की बीमारी से मैं निजात नहीं पा पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं काम करना शुरू करूँ और मेरे भाइयों को कभी मेरी हेल्प नहीं करनी ना करनी पड़े, मैं खुद कर पाऊं। बाकी इन्होंने जैसे कहा कि जो भाभी है, भाभी भी चाहती है कि मेरी हेल्प की जाए, कभी भाभी ने भाई को नहीं रोका। जो दूसरा वाला भाई है, कह रहे दूसरा वाला भाई भी करता है, लेकिन वो थोड़ा कम मन से करता है, लेकिन दोनों ही भाई जो हैं वो हेल्प करते हैं। तो ये अपना जो इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन है दोस्तों, उसके माध्यम से एक तो ये जानना चाहते थे कि भाई मेरा इतना ज्यादा क्यों करते हैं, ठीक है। दूसरा, अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ये जानना चाहते थे कि भाई इनके पति ने इतना ज्यादा इनको ट्रॉमेटाइज क्यों किया, क्यों इनको कमाने नहीं दिया, क्यों इनको बांध करके रखा, क्यों इनके साथ इतनी ज्यादा मारपीट हुई, क्यों इनका कॉन्फिडेंस इनके जो पति हैं उन्होंने इनसे छीन लिया एक प्रकार से। फिर जो इनके पति हैं, इनके पति से ही जुड़ा हुआ एक कर्जा है लगभग $25,000 का, जो कि पैसे इनके पति ने ब्याज पे लिए थे किसी से। तो अभी कहते हैं कि मेरे पास गवर्नमेंट के बेनिफिट्स आते हैं, मेरा बेटा भी कुछ कमाता है, तो हम थोड़े थोड़े करके देते रहते हैं, ब्याज ही उतारते रहते हैं। लेकिन ये कह रही है कि कई लोगों ने मुझे बोल दिया कि जब तेरे पति की डेथ हो गई तो तू उसका कर्जा लेकर के क्यों बैठे। उनको सीधा बोल देना कि भाई उनका कर्जा था, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तो मना कर दे। तो ये जो बहन है अपने गाइड से, जो कि उस टाइम पे इनको नहीं पता था कि कौन आएंगे, उनसे ये जानना चाहती थी कि भाई जो पैसे मेरे पति ने उधार लिए थे, क्या वो पैसे मुझे चुकाने चाहिए या मैं जो कर्जदार उनको मैं मना कर दूं कि हम लोग नहीं देंगे, उनसे लेना था, हमारा कोई मतलब नहीं है, हमने बतेरा दे दिया। तो इस पे भी क्लैरिटी लेना चाहते थे। बिल्कुल लास्ट चीज ये थी दोस्तों इनके केस के अंदर कि इनके जो भाई हैं, जिनके बारे में भी ये जानना चाहते हैं अपने पास्ट लाइफ से कि वो इतनी हेल्प क्यों करते हैं, इनके बड़े वाले भाई की एक बिटिया है। वो बिटिया को जब भी ये देखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनकी जो इनकी माताजी हैं, इनकी माताजी वापस आ गई। तो ये उस चीज पे कॉन्फर्मेशन लेना चाहते थे कि मेरे को उससे इतना ज्यादा अटैचमेंट जो फील होता है, वैसा ही अटैचमेंट जो मेरी माँ से मेरे को फील होता था, क्या ये जो बच्ची परिवार के अंदर वापस आई है, ये हम मेरी माँ ही है। इस चीज का कॉन्फर्मेशन भी जो है ये अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से लेना चाहते थे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इन्होंने अपना पीएलआर कराया और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर, जैसे कि हमने बताया, ये अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से प्राप्त कर पाए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इन्होंने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में भी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर इनके यूजर आईडीज हैं अदिति तांबे -PG9LE, इनका यूजर आईडी है। फिर हैं चुर सिंह 7740। फिर है प्रियंका इंडिया, सॉरी, प्रियंका जिंदल 5914। फिर हमारे साथ है तेजस्विनी पालीवाल 2811। पूर्णिमा पूर्णिमा कृष है इनकी आईडी। फिर हमारे साथ हैं पूनम घई 8065, संगीता मारखाड़े, प्रीति चौहान 8172। फिर हमारे साथ हैं पूनम घई 8065, सॉरी इनका तो पहले मैंने ले लिया नाम, नेहा थड़ानी B50। इसी प्रकार से सविता बैर 6317। फिर है 7 आलियो नुष्का, उनके साथ साथ फिर अमृता तिवारी -V90। राधे श्याम पालीवाल जी सूरत सिटी लाइट
-2953, एकता धैया 5535, शिविका 10। तो ये वो सभी भाई बहन हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है। इनके अलावा और भी कई सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि पहले से हमारा जो चैनल है उसके मेंबर थे, तो उन्होंने रीजॉइन कर लिया है। और कई सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि पहले हीलिंग सर्कल की जो मेंबरशिप है उसके अंदर मेंबर थे और उन्होंने हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर भी अपग्रेड किया है। जिन भाई बहनों को इन दोनों के बारे में नहीं पता, बता देते हैं कि हर महीने एक ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन कराया जाता है। और ये पास्ट लाइफ का जो सेशन होता है, अब जैसे वन ऑन वन के अंदर स्टोरी हमने शेयर करी, इतना इफेक्टिव इतना डिस्क्रिप्टिव तो नहीं होता, क्योंकि वन ऑन वन में तो पूछा जाता है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ये सब किया जाता है। लेकिन फिर भी पूर्व के जीवन को अनुभव एटलीस्ट आप इस सेशन के अंदर आप कर पाते हैं। तो जो भी भाई बहन हीलिंग सर्कल के अंदर मेंबर होते हैं उनको हर महीने एक ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन को अटेंड करने का मौका मिलता है। जो हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर हमारे चैनल के अंदर मेंबर बनते हैं उनके लिए हर महीने 6 हिप्नोथेरेपी के अलग अलग सेशंस को कंडक्ट कराया जाता है, जिसके अंदर जो ग्रुप पीएलआर है, दो अलग अलग समय पर दो तो ग्रुप पीएलआर कराए जाते हैं और बाकी के जो 4 सेशंस हैं उनके अंदर जैसे नेगेटिव एनर्जी से कॉर्ड कटिंग कराने का सेशन हो गया, इनर चाइल्ड हीलिंग हो गया, वूम हीलिंग हो गया, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, हिप्नोसिस के माध्यम से आपको गहरी ट्रांस की अवस्था में लेकर के जाना और कुछ बुरी आदतें जो आप नहीं तोड़ पा रहे हो या आदतें जिनको नहीं छोड़ पा रहे हो उनको ब्रेक करने में आपकी सहायता करना। इस प्रकार के और कई हिप्नोथेरेपी के सेशंस होते हैं, वो रोटेशन में जो है होते रहते हैं। तो जो भी हीलिंग सर्कल प्लस के मेंबर्स हैं वो इन 6 सेशंस का लाभ उठा पाते हैं। तो अगर आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि जब इनको इनके पूर्व के जीवन में भेजने का प्रयास किया गया तो किस प्रकार के दृश्य इनके सामने आए, क्या हुआ। तो सबसे पहले तो जैसे हमने बताया कि आ, गुरु नानक देव जी जो हैं इनके स्पिरिट गाइड के रूप में इनके सामने आ जाते हैं। और जैसे ही ये गुरु नानक देव जी को देखती हैं तो बहुत जोर जोर से ट्रांस के अंदर ही रोने लगती हैं, क्योंकि उनको देखते ही जैसे सारे जो इनके दुख थे, जैसे अचानक से इनको फील हुआ कि जैसे वो मिट रहे हैं और बहुत बहुत गहरी शांति जो बहन है उसको अनुभव करने लग जाते हैं। गाइड आते हैं तो गाइड से पूछते हैं कि गुरु नानक देव जी से पहले प्रश्न ही पूछ लेते हैं कि मैं उनको बताया जाता है कि मैं हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ कि पिछले 25 वर्षों से जब से इस व्यक्ति से जुड़े तब से परेशान रहे, तो इतनी ज्यादा परेशानी क्यों आई उनकी वजह से, पति से क्या कनेक्शन है जानना चाहते थे। तो प्रोसीजर होता है, गुरु नानक देव जी ने बच्ची का हाथ पकड़ा, बच्ची को द्वार पे लेकर के एक द्वार पे लेकर के जाते हैं और वो जो द्वार होता है, द्वार के पीछे पूर्व का जीवन छुपा हुआ होता है, वो पूर्व के जीवन में जाने का रास्ता होता है। तो जब द्वार खोला जाता है अमूमन तौर पे नीचे जाती हुई सीढ़ियां नजर आती हैं, लेकिन इन बहन के केस के अंदर जैसे गुरु नानक देव जी द्वार खोल के देते हैं बच्ची को, तो इनको बादल ही बादल नजर आने लगते हैं। और फिर जब बादलों को छांटा जाता है, उनको हटाया जाता है, तो उसके पीछे एक महिला जो है नजर आती है, जिनके जो कि ये कहते हैं कि बादल हटाए तो एक 30-32 वर्ष की आयु की महिला दिखने लगी, जो कि बहुत बहुत सुंदर है। और जैसे वो महिला ये देखते हैं तो इनको ऐसी फीलिंग आती है कि ये मेरी माँ है। कौन सी माँ? इस जीवन की माँ नहीं, पूर्व का जिस जीवन में मैं जाने वाली हूँ उस जीवन के अंदर ये मेरी माँ है, मेरी पूर्व के जीवन की माँ मुझे जैसे लेने आई हो, ऐसी इनको अनुभूति हो रही थी। तो गुरु नानक देव जी इनको अलाउ करते हैं, हाथ इनका छोड़ते हैं और बाबा कहते हैं कि बच्चे आप जो है जाओ। तो गुरु साहब की आज्ञा, मतलब जैसे आज्ञा इनको मिलती है, उनका आदेश होता है कि जाओ। तो ये जैसे जैसे वो महिला के पास जाती हैं वैसे वैसे इनका जो अपना स्वरूप है जैसे वो बदलने लगता है। और अल्टीमेटली जब ये उस महिला के पास जाकर के खड़ी होती हैं, इनको ऐसा नजर आता है कि वो महिला तो वैसी दिख रही है, पहले वो बादलों वाली जगह और उसमें दिख रही थी, लेकिन अब इनको ऐसा दिखने लगता है कि जैसे किसी घर के अंदर ये और वह महिला खड़े हैं। महिला लगभग 30-32 वर्ष की आयु की है, लगभग 35 की भी हो सकती हैं। और ये अपने आप को एक 14-15 वर्ष के पुरुष के रूप में देखते हैं, पुरुष में मतलब कुमार के रूप में अपने आप को देखते हैं। जो कुमार है उसने जो है सफेद रंग का
कुर्ता पजामा पहना हुआ है। लेडी जो है, लेडी की तरफ देखते हैं तो उसने बहुत जैसे एक्सपेंसिव कपड़े लेडी ने पहने हुए हैं। और लेडी जो है वो गहनों से लदी हुई है। ये महिला के साथ खड़े हैं, अभी थोड़ा उनको अनुभव कर रहे हैं, ऊपर देखने के लिए बोलते हैं। तो ऊपर इनको लकड़ी की बनी हुई छत नजर आती है। एक बहुत बड़ा सा घर है जिसके बड़े बड़े कमरे हैं। घर के अंदर चीजों को देखने के लिए कहा जाता है। तो घर के अंदर ऐसे मंजियां होती हैं, यानी खाट होती हैं। कई खाट इनको नजर आते हैं। पीतल के बर्तन नजर आते हैं। जमीन की तरफ देखते हैं तो जमीन मिट्टी की है, जैसे लिपी हुई जमीन। बाकी ये कहते हैं कि सुंदर बहुत है ये घर, ये थोड़ा पुराना जमाना है तो तब ऐसे ही होते होंगे। सुंदर बहुत है घर। और जैसे कि हमने बताया, खुद को 15 वर्ष की आयु के एक कुर्ता पजामा पहने हुए लड़के के रूप में देखा। तो लेडी है वो पूर्व के जीवन की माँ है। और माँ से पूछा जाता है कि माँ, मेरे कोई भाई बहन भी हैं? तो ये खुद 15 वर्ष के हैं। और पूर्व के जीवन के अंदर एक छोटा भाई जो कि लगभग 7 वर्ष की आयु का है, जिसका नाम पूर्व के जीवन में दिलीप सामने आता है, वो नजर आता है। अच्छा, अब होता क्या है कि जो कैरेक्टर्स अभी सामने आ गए थे उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जाता है। तो माँ जो है, जो इतनी सुंदर इनको नजर आ रही थी और लेकर के इनको आई, जब उनको इन्होंने देखा तो इनके इस जीवन की जो भतीजी है, वो भतीजी जिससे इनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, वो भतीजी इनको नजर आती है। अच्छा, पूर्व के जीवन में जो है जो पिताजी हैं, अभी दृश्य के अंदर क्या है, पिताजी भी आ जाते हैं। पिताजी आते हैं तो कहते हैं कि बहुत लंबे चौड़े हैं, सफेद रंग का उन्होंने भी कुर्ता पजामा पहना हुआ है, और हमारे पास बहुत सारी लैंड्स है, बहुत सारी लैंड्स है। वी आर जमींदार, ऐसे बोलते हैं। और ये कहते हैं कि हमारे जो खेत हैं, हमारे खेतों के अंदर बहुत सारे मजदूर भी हैं। और जब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है कहाँ है, वेशभूषा कैसी है, तो ये कहते हैं कि हम लोग की राजस्थानी वेशभूषा है, अभी राजस्थानी वेशभूषा है हमारी। और जो पिता हैं मेरे पास्ट लाइफ के अंदर, वो मेरे इस जीवन के पिता ही मुझे नजर आते हैं। तो अभी यहाँ पे छोटा इनका बचपन था, और बचपन के अंदर सारा धन धान्य संपदा है। तो कुछ जो जो हमारे थेरेपिस्ट होते हैं, उनको ऐसे टचिंग सी आती है ना, सेशन कराते टाइम में इंस्पिरेशन आता है कि अब क्या करवाना है। वो इसीलिए बोला जाता है कि सेशन थेरेपिस्ट नहीं कराता, सेशन तो वो दिव्य शक्तियां, महाशक्तियां कराती हैं, जो ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्तियां होती है ना, जो गाइड्स होते हैं, जो आते हैं सहायता करने के लिए। तो वो ही इंस्पिरेशन देते हैं थेरेपिस्ट को कि आप क्या पूछो या क्या पूछो। तो इनको इंस्पिरेशन आता है कि भाई अभी तो ये 15 साल का है, मैं ऐसा करती हूँ, उसको थोड़ा समय में आगे भेज देती हूँ। उस समय में भेजती हूँ जब ये 30-35 वर्ष का हो गया था। तो तब देखते हैं कि तब भी ऐसे ही ठाट बाट थे या कुछ बदला। तो अब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। वो 15 साल का जो लड़का है अब अपने आप को 35 वर्ष की आयु के पुरुष के रूप में देखता है। और देखते हैं तो कहते हैं कि भी मैं बहुत बहुत स्मार्ट हूं, मैं भी मेरे पिताजी जैसा ही हूं, लंबा चौड़ा, सुंदर, हट्टा कट्टा। एक पत्नी है, सामने आती है। ये कहते हैं कि मैं 35 वर्ष का हूं और जो पत्नी है वो लगभग 28-29 वर्ष की है। जो अब इनका चल रहा है, तो इनके विवाह से इनको एक लड़का है और एक लड़की है ना, पास्ट लाइफ। तो अब इन लोगों को भी आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जाता है ना। तो जो लड़का है, आ, जो पास्ट लाइफ के अंदर लड़का इनको नजर आता है, वो इस जीवन का लड़का ही है, बड़े वाला। और जो लड़की इनको नजर आती है पास्ट लाइफ के अंदर, जो इनकी बेटी है, उसको ये अपने इस जीवन के एक भतीजे के रूप में देखते हैं। जैसे जो माँ नजर आई थी वो तो भतीजी है, फिर उसका ही एक भाई है जो इनका भतीजा है, उसको ये अपनी पूर्व के जीवन की बेटी के रूप में देखते हैं। अच्छा, तो अच्छा, पूर्व के जीवन में भी एक भाई भी था, है ना, छोटा था। अब ये बड़े हो गए तो वो भी बड़ा हो गया होगा। तो भाई का भी परिवार है क्या? तो इनको ऐसा दिखाई देता है कि भाई जो है वो ग्रोन अप तो हो गया है, लेकिन उसने विवाह नहीं किया है किसी कारण से। अब इनको जो इनकी सुंदर पत्नी नजर आ रही थी, उसके साथ बहुत ही मधुर रिलेशन इनको नजर आ रहा था, उसको देखते हैं, पत्नी को। तो इनको अपने इस जीवन की भाभी नजर आती है। आपको याद होगा, हमने बताया था कि इनके जो
ट्विन ब्रदर्स में से जो बड़े वाले भाई हैं वो इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, छोटा भाई भी सपोर्ट करता है। लेकिन जिस चीज को देख करके सरप्राइज रहती हैं वो ये है कि भाभी कभी कुछ क्यों नहीं कहती। तो जो बड़े वाले भाई की वाइफ है, जो सपोर्टिव वाली भाभी हैं, उनको ये देखते हैं कि वो इनकी पत्नी है और ये अपनी पत्नी से जो है बहुत बहुत प्रेम करते हैं और वो भी इनसे जो है बहुत बहुत प्रेम करती हैं। अब जितने भी रिश्ते यहाँ पे नजर आ रहे थे, सारे मधुर संबंध वाले रिश्ते नजर आ रहे थे। और अमूमन तौर पे जिस व्यक्ति को लेकर के आप ढूंढने के लिए गए हो, तो तो वो भी कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। लेकिन जो इनको ट्रॉमा देने वाले इस जीवन के पति हैं, वो पास्ट लाइफ में कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तो एक ऑल्टरनेट टेक्निक को यूज किया जाता है। इनको इनके पति की स्मृति दिलाई जाती है, याद करने के लिए कहा जाता है और पूछा जाता है कि क्या ये एनर्जी, ये व्यक्ति क्या इस जीवन में एग्जिस्ट करता है जो जीवन अभी आप देख रहे हो। और अपेरेंटली दोस्तों, जब ऐसा होता है तो इनको भगवे वस्त्र धारण किया हुआ एक बाबा नजर आने लग जाता है। कोई बाबा जी है। अच्छा। घर में नहीं है, कहीं बाहर है। कहीं बाहर मतलब जिस गांव में रहते हैं, उस गांव में कहीं पर वो बाबा है। अच्छा। तो इनको फिर भेजा जाता है उनके पास। इनको उनके पास भेजा जाता है तो इनको वो बाबा बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आता है, बहुत गुस्से से देख रहा है। और जैसे ही गुस्से से वो देख रहे हैं, तो इनके मन में विचार आता है कि भाई ऐसे थोड़ी होते हैं बाबा, इतने गुस्से वाले, ये तो शांत होने चाहिए, है ना। और उस जीवन के अंदर इनको ऐसा दिखाई देता है कि राजस्थानी हिंदू फैमिली का होने के बावजूद भी ये गुरु नानक देव जी की दी हुई जो शिक्षाएं हैं, सिखिज्म की जो शिक्षाएं हैं, विशेषकर जो गुरु नानक देव जी ने दी थी, उन शिक्षाओं का प्रचार करना इनको बहुत पसंद है। ये पढ़े लिखे हैं और इनको सिखिज्म के बारे में इन्होंने कुछ पढ़ा हुआ है। और जैसे पढ़ाई के लिए बाहर रहते थे तो शायद गुरुद्वारा साहब जाया करते थे, वहां पे सेवा वगैरह करते थे। तो गुरु नानक देव जी जो हैं, पूर्व के जीवन में ये उनसे जुड़े हुए हैं। देखो अभी के जीवन में तो ये लोग सिख फैमिली, लेकिन पूर्व के जीवन में हिंदू फैमिली के थे। बट फिर भी इनको ऐसा नजर आता है कि गांव के अंदर, जो राजस्थान में कहीं पर गांव है, वहां पर ये बार बार प्रचार करते हैं कि अगर किसी को गुरु आपको बनाना ही है तो गुरु नानक देव जी की जो शिक्षाएं हैं उनको सुनो, गुरु नानक देव जी को अपना गुरु बनाओ। ये तो पाखंडी है, ऐसा बोला है। अच्छा, जो भगवे वस्त्र वाला जो साधु जो बैठा हुआ था, उनको ऐसा नजर आता है कि वो एक बड़े से बड़ के पेड़ के नीचे बैठा है, जहां पर गोल बैठक बनाई हुई है। और वो जो बाबा है उनके आसपास जो है गांव के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं आसपास। जो गांव वाले हैं वो ये जो बाबा है उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं। और बहुत ज्यादा ये जो बाबा है, उनको जो गांव वाले लोग हैं वो मानते हैं, मान सम्मान देते हैं इनको। तो क्योंकि बाबा को मान सम्मान मिलता है, इस बात से इनको बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये बार बार कह रहे हैं कि इतना गुस्सा करने वाला भी कोई बाबा होता है क्या? जो अगर कोई गुरु महाराज होते हैं तो वो तो जैसे प्रेम के सागर होते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई मेरे को ऐसा दिखाई दिया है कि मैं पूरे गांव वालों को इस बाबा के खिलाफ भड़काता रहता हूँ। अच्छा, ये जो बाबा है ना, यही ही इनके इस जीवन के पति है ना, क्योंकि पति को ढूंढ रहे थे, उसकी वो जागृत करने की कोशिश कर रहे थे स्मृति, तो फिर ये बाबा नजर आने लगा। तो जो पति हैं वो ही एक गुस्से वाले बाबा हैं, जो कि इनके गांव में रहा करते थे। तो ये कह रहे हैं कि मैं सबको बोल रहा हूँ कि इसके चक्कर में मत पड़ो। मैं गांव वालों को बोलता हूँ कि देखो तुमसे पैसे भी लेता है। तो हमने पूछा वाकई में पैसे लेता है? खुद बोल रहे हो। कह रहे मांगता तो नहीं है, लेकिन इसको लोग जो है खाने पीने की चीजें, पैसे वगैरह जो लोग है दे जाते हैं। ये उनसे जो है भाई उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको खुद सॉल्व कर देता है। तो लोग जो है वैसे देते तो स्वेच्छा से हैं, लेकिन कह रहे मैं कह रहा हूं कि कोई पैसे थोड़ी लेते हैं कभी कोई बात। हालांकि दोस्तों ये सोच जो है, ये कहने वाली बात की बाबा पैसे नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। देखो हमारे जो मंदिर हैं या हमारे गुरुद्वारे भी हैं, है ना, ये मांगते नहीं है, लेकिन फिर भी जो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो या कोई और पूजा का स्थान हो, वहां पर भी जो है जो सेवा है वो चलती तो भंडारी से ही है ना। तो भंडारी तो होती है। तो यहाँ पे अब इसका क्या सिस्टम था क्या नहीं था, मांग तो नहीं रहा वो। तो लोग अगर अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं, आ रहे हैं, उसका टाइम ले रहे हैं व्यक्ति का, तो कुछ ना कुछ सौगात जो है लोग दे करके जाते हैं। बट इनको तकलीफ है बहुत ज्यादा, है ना, उस चीज से, क्योंकि इन्होंने अपनी एक विचारधारा बना ली है कि भी बंदा जो है बिल्कुल खराब है। जबकि ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता कि उसने किसी को गलत गाइड कर दिया है
या वो लोगों को एक्चुअली में लूट रहा है, इस तरह की चीजें सामने नहीं आती हैं। और इनसे ये भी पूछा जाता है कि बाबा वैसे ही गुस्से वाला है या आपको गुस्से में नजर आ रहा है। इस चीज के अंदर इनको क्लैरिटी नहीं मिलती है, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि इनको बाबा गुस्से वाला इसलिए नजर आ रहा था क्योंकि वो जो भी साधु था, ये उनके बारे में बुला भला कहते थे। और ऐसा भी सामने आया कि ये उसके मुंह पर भी उसको बुरा कहते थे कि तू हमारा गांव छोड़ करके चले जा। तो इनके ऊपर तो फिर गुस्सा आएगा ना जब इतनी उसकी इंसल्ट करते हैं। तो हमने कहा कि गांव वाले या थेरेपिस्ट ने कहा गांव वाले कुछ नहीं कहते। तो कहते देखो हम ना बहुत अमीर हैं और बहुत प्रतिष्ठित हैं हम यहाँ के लोग। और कह रहे देखो मैं ना बहुत पढ़ा लिखा भी हूं, मैं ना शहर से पढ़ करके आया हूं, तो मुझे ना कोई कुछ खास कह नहीं सकता है ना। बाकी ये कहते हैं कि मैंने ना गांव वाला की ना जान खा रखी है, इस बाबे को यहां से निकालो। सिर्फ गांव वाला की खा रखी है, कह रहे सिर्फ गांव वालों की नहीं खा रखी है, बाबे की भी जान खा रखी है। मैं समय समय पर जाकर के उसको बोलता हूँ कि तेरे को मैं इस गांव से निकलवा दूंगा, तेरे को बहुत हो गया, तू लोगों को लूटता है, तू ढोंगी है। कह रहे ऐसी ऐसी बातें जो हैं वो मैं उसको कह करके आ जाता हूँ। तो बार बार पूछा जाता है इनसे कि क्यों कहते हो। कहते हैं कि यार मैं सबको बोलता हूँ कि इसकी आंखों में ना शांति नहीं है, इसकी आंखों में ना अहंकार नजर आता है। मैं कैसे मान लूं कि ये ठीक बंदा है। कह रहे मेरे को ये ठीक लग ही नहीं रहा है। और कह रहे मैं सबको यही बोलता हूँ कि गुरु नानक देव जी को की जो शिक्षाएं हैं उनसे जुड़ो, उनसे जुड़ो। पर ये कहते हैं कि नो बडी लिसन्स टू मी इन द विलेज, कोई मेरे को नहीं सुनता है। फिर इनसे पूछा जाता है कि क्या बाबा ने, वो जो बाबा था भगवे वस्त्र वाला, उन्होंने कभी गांव को छोड़ दिया। तो इन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने गांव को छोड़ा। कब छोड़ा। तो ये कहते हैं कि जब वो बाबा आया था ना, उसके आने और उसके जाने के बीच में 15 सालों का गैप था। 15 सालों तक मैंने मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ, मैंने लोगों को भड़काया उसके खिलाफ। और कह रहे 15 सालों तक उसको बातें सुनाई। उसके बाद वो बाबा वहां से गया। तो पहले वाला जीवन तो दोस्तों यही था जो दिखाई दिया। फिर जो है वापस से ऐसा होता है कि ये अपने जो गुरु नानक देव जी हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, इनको गुरु नानक देव जी नजर आने लग जाते हैं। तो बाबा जो है पति है इस लाइफ का। तो फिर पहले तो बाबा बोलते हैं कि बच्चे जो 15 साल तुमने उसको त्रास दिया, जो अब तुम मार तो सकते नहीं थे उसको, लेकिन जो तुमने उसके जो भी उसकी जैसे कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको जो तुमने चोट पहुंचाई ना 15 वर्षों तक, इसकी वजह से ही उसने भी 15 वर्षों तक जो है तुमसे, उसको जो तुमने चोटें दी उसका हिसाब वापस लिया और तुम्हें चोटें दी। फिर पूछा गया कि जो आराम, अच्छा और बताया गुरु नानक देव जी ने, उन्होंने कहा कि जिस गांव में, तुम्हारे वाले गांव में जहां पे वो बाबा रहते थे, वहां पर उनको ना बहुत आराम भी था, उनको सुख भी था और इज्जत भी थी। तुम्हारे गांव से निकाले जाने के बाद वो बाबा कई जगह गया, लेकिन वो जहां कहीं भी गया उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। अच्छा, आपके गांव वाले उनको धन सहयोग भी कर देते थे, कह रहे उनको धन सहयोग भी नहीं मिलता था। उनके जीवन से जैसे सुख चला गया था, आराम चला गया था। और कहीं पर भी उनको वो इज्जत नहीं मिली जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब लोग एडवाइस लेते थे। किसी ने, कह रहे आगे वो चीज नहीं हुई उनके साथ। ही नेवर वॉन्टेड टू लीव द विलेज, कभी वो छोड़ना नहीं चाहते थे। बट तुमने उसकी जान खा रखी थी, और जान खा खा के तुमने उसको इतना हरास कर दिया था, उसकी बुरी हालत कर दी थी कि उसका ध्यान लगना भी बंद हो गया था। इतना ज्यादा तुमने उसको बोल बोल के उसको परेशान कर दिया था। तो उसने ये डिसाइड किया कि भाई इतना ज्यादा ये बातें बोल रहा है, इसकी और बातें मैं नहीं सुन सकता, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो जब वो गांव छोड़ करके गए, तो उनके पास वो पैसों के लिए परेशान रहे अपने पूरे जीवन भर। उसके बाद, उसके अलावा जो मान सम्मान एक मिलता था उसकी भी कुछ भूख होती है, उसके लिए परेशान रहे। इवन खाने पीने के लिए, ठीक से आराम कर पाने के लिए, इन सब चीजों के लिए वो बाबा बहुत बहुत परेशान हो गया था। फिर उसके बाद का जीवन जो है उसने परेशानियों में काटा, लेकिन तुम्हारे गांव में उसको अच्छा था। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि इसीलिए पति ने तुम्हें कभी जॉब नहीं करने दी, क्योंकि तुमने उसके धन का मार्ग रोका ना। जितना भी धन उसको मिल रहा था उसका खर्चा पानी चल जाता था उससे। देखो दोस्तों, कोई भी हो ना, खर्चे पानी के लिए तो चाहिए भी होता है ना। तो कह रहे हो तुमने उसका खर्चा पानी तक जो बंद करवा दिया था, बोल बोल के बोल बोल के। वैसे भी ये कह रहे हैं कि तुम गांव वालों को देने से रोकते थे, है ना। तो जो बाबा है उसका जो खर्चा पानी है वो भी बंद करा दिया था। तो क्योंकि तुमने उसके धन के रास्ते रोके,
तो इस जीवन में आके उसने तुम्हारे धन के रास्ते रोके, क्योंकि तुमने उसके ध्यान का रास्ता भी छोड़ा, रोका। उसको ध्यान, जैसे वो डिस्टर्ब रहता था तुम्हारी बातों से, तो ध्यान लगाने में उसको दिक्कत होती थी। और बाद में तो फिर मतलब बिल्कुल ही उसको दिक्कत हो गई थी जब तुमने निकाल दिया वो, तो फिर जो बाकी जो उसके पास था वो भी नहीं रहा उसके पास। तो क्योंकि तुमने ध्यान जो है उसका छीना एक प्रकार से, इसी प्रकार से, इसी वजह से उस आत्मा ने तुम्हारे मन का चैन जो है वो भी छीन रखा है। तो ये सब कुछ जो है सामने निकल करके आता है, रिश्ते सामने निकल करके आते हैं। फिर जो गाइड हैं, उनसे पूछा जाता है कि महाराज ये तो समझ में आ गया कि भाई इन्होंने हमारे को इतना दुख क्यों दिया, या 15 साल तक मैंने परेशान किया, तो 15 साल तक ये परेशान भाई हमारे को जो है वो किया इन्होंने, तो ट्रॉमा लेकिन अभी भी है। फिर ये पूछते हैं कि चलो ये तो परेशान करने वाली आत्मा है, जो मेरे भाई हैं वो बिना मेरे पूछे, उनको कैसे पता लग जाता है कि मुझे धन की आवश्यकता है, वो मुझे इतना सहयोग क्यों करते हैं, ये बात भी जो है मैं जानना चाहती हूँ। दोस्तों, एक चीज जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में निकल करके नहीं आई, लेकिन जब हमने इस स्टोरी को सुना तो एक अंदाजा लगाया हमने कि ऐसा हो सकता है। अब इन बहन ने तो पूछा ही नहीं, ये जानना नहीं चाहते थे कि इनके सास लालची क्यों हैं, या भाई जो देवर हैं इनके दोनों, वो इतना पैसा लेकर के भी क्यों सोचते हैं कि उनको इनसे और पैसा लेना चाहिए। हम ये केवल अंदाजा लगा रहे हैं, पीएलआर में नहीं निकला, लेकिन हमारे को लगता है कि जैसे बाबा है, बाबा ने भी वो ले ही लेते थे पैसे। अगर किसी के साथ अनफेयर डीलिंग करके, या किसी को थोड़ा सा आधा सच बता करके, किसी, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों से, अपने भक्तों से, अपने अनुयायियों से उन्होंने कुछ पैसे ले लिए हों, एक्स्ट्रा ले लिए हों, जिसको ठगना भी बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनकी माता और वो जो दोनों भाई हैं, यानी इनके जो देवर हैं, वो अपने हिसाब किताब जो है उनसे पूरा कर रहे होंगे, उनसे लिया है, तो इस जीवन में इनके पति ने उन सबको चुकाया भी है, जो वो लेके गया है। अब जब इनके भाइयों के बारे में पूछा गया, तो जो इनके स्पिरिट गाइड हैं गुरु नानक देव जी, उन्होंने एक दूसरी लाइफ के अंदर इनको भेजा। तो अब बात करते हैं कि जो दूसरी लाइफ है उसके अंदर किस प्रकार की जो अनुभूतियां हैं इनको हुई। तो फिर दोस्तों, जो दूसरा जीवन सामने आता है, सीधा दूसरे जीवन के अंदर ना ये एक विवाह के दृश्य में पहुंच जाते हैं। इनको ऐसा दिखाई देता है कि ये अभी भी इस जीवन के अंदर भी एक पुरुष है, और जो जहां पर ये खड़े हैं वहां पर एक बहन है जिसका विवाह हो रहा है, और बहन ने बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई है, और ये बहुत बहुत जैसे रिच फैमिली से। तो ये देखते हैं कि जो बहन है वो भी अमीर घर के अंदर उसका विवाह हो रहा है, वो लोडेड विद गोल्ड है, और बहन और इनका जो रिश्ता है वो बहुत बहुत अच्छा है। इनको दिखाई देता है कि ये लोग खानदानी अमीर हैं, और इस बार भी जो जीवन दिखाई देता है वो राजस्थान का दिखाई देता है, लेकिन राजस्थान में जयपुर के रहने वाले शहरी, शहर के रहने वाले हैं, ऐसा नजर आता है। तो ये कहते हैं कि बहुत खुशनुमा और बहुत सुकून भरी ये लाइफ है। मैं एक लड़का हूँ, और ऐसा इनको नजर आता है कि भी हमने बहन का जिस घर के अंदर विवाह किया था वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अमीर थे, लेकिन थोड़ा समय में आगे जाने के बाद इनको ऐसा दिखाई देता है कि जो बहन का पति है उसका जो बिजनेस है वो बर्बाद हो गया है, पति पूरी तरह से दिवालिया हो गया, और इतना बुरा हाल हो गया है कि रोड पे आने का जो है, रोड पे आने का जो है सबब बन गया है। तो फिर क्या हुआ, तो इनको ऐसा दिखाई देता है कि ये ना, क्योंकि ये लोग भी सुपर रिच हैं, तो ये बहुत बहुत बड़े लेवल पे धन का जो है सहयोग कर रहे हैं अपनी बहन के पति का, और बहुत सारा धन लगा करके इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि जो इनके जो वो हो गए, जीजा हो गए, उनका बिजनेस फिर से खड़ा कर दिया है। और जैसे उनका बिजनेस फिर से खड़ा कर दिया, तो उनकी जो जो उनकी मान, जो उनका इज्जत थी, और वो सब कुछ जैसे समाज के अंदर वापस आ गया है। तो इनकी जो बहन है, बहन को बहुत बहुत ज्यादा रिगार्ड है इस चीज का। बहन की आंखों में यही नजर आता है कि अगर मेरा भाई नहीं होता तो हमारा तो जो जीवन है वो बिल्कुल वो हो गया था, हम तो बिल्कुल जैसे रंक का जीवन जो है जीना पड़ता। तो जो बहन है पूर्व के जीवन के अंदर, वो बहुत बहुत कृतज्ञ है। जो जीजा है वो भी इज्जत करता है, वो भी कृतज्ञ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जीजा है उसके मन में एक छोटा सा ये भाव कभी कभी इनको नजर आता है कि भाई कोई नहीं, भाई जो लड़की वाले होते हैं वो कर देते हैं सहयोग,
जीजे का ही तो सहयोग किया, है ना? अपनी बहन के लिए किया, मेरे लिए थोड़ी किया, है ना? तो थोड़ा सा इनकी जीजा का भाव है, लेकिन वैसे जीजा के साथ भी बहुत बहुत जो है अच्छा रिश्ता है। अब ये ही जो है चीज जो है आइडेंटिफाई की जाती है। फिर जो है दोनों को देखा जाता है कि कौन है क्या है। अ, तो जो बहन नजर आती है, जिससे इनको बहुत ज्यादा प्यार है, जिसका विवाह इन्होंने करवाया, वैसे इनसे बड़ी है, ये छोटे हैं पूर्व के जीवन में उनसे। तो वो इनको अपना भाई नजर आता है। कौन से वाला भाई? जो ट्विन ब्रदर्स है उनमें से एक भाई है जो बहुत दिल से इनका सहयोग करता है, जिसको अपने आप पता लग जाता है कि इनको जरूरत है। उसी को ये देखते हैं उस बहन के रूप में, जो कि बहुत बहुत ज्यादा, जिसके मन में कृतज्ञता का भाव था। फिर उस बहन का जो पति है पास्ट लाइफ के अंदर, जो इनका जीजा है, उसको ये अपने दूसरे भाई के रूप में देखते हैं। यानी पिछले जन्म के वो जो पति पत्नी है, जुड़वा भाई बनकर के पैदा हो रखे हैं जीवन में, है। तो उनको भी बहुत रिगार्ड है। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने, बिल्कुल एक बड़ा बिजनेस दोस्तों बिल्कुल डाउन आ जाए तो सोचो कितना ज्यादा पैसा लगेगा ना उसको वापस खड़ा करने में। तो क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से लुटा दिया था अपने पूर्व के जीवन के अंदर, इसी वजह से आज जब इनको धन की समस्या है या ये थोड़ा हैंड टू माउथ रहते हैं, तो उसके अंदर जो इनके भाई हैं वो बिल्कुल मतलब मन से इनके लिए करते हैं दोनों। एक बहन थी, दूसरा जीजा था। इनकी भाभी क्यों नहीं रोकती इनके भाई को करने के लिए? क्योंकि और जो दूसरा वाला जीवन हमने देखा था उसके अंदर वो खुद इनकी पत्नी रही हैं, और उनके लिए भी इन्होंने, ये बहुत लविंग थे ये, उनके लिए भी इन्होंने बहुत कुछ उस लाइफ के अंदर किया। कोई भी लविंग अगर हस्बैंड होगा, पत्नी से प्यार करता होगा तो इंसान करेगा ही। तो उनको बहुत सुखी रखा था। तो कहीं ना कहीं इनकी इस जीवन की जो भाभी है, कहीं ना कहीं वही वाइब्रेशन जो है वो कैरी कर रही है। तो इसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट इनके मायके से मिलता है। ये फिर से यहाँ पे जब क्लैरिटी मिल जाती है, तो अब जो है फिर वापस से ये अपने गाइड के पास पहुंच जाते हैं। अब आगे का जो भी गाइडेंस है वो जो इनके स्पिरिट गाइड हैं उनके माध्यम से मिलता है। स्पिरिट गाइड आकर के बोलते हैं कि फिर गुरु नानक देव जी आते हैं। तो फिर से ये रोने लग जाती हैं, जब जब वो दिखते हैं फिर रोने लग जाती हैं, उनकी एनर्जी फील होती है। तो उन्होंने आकर के बोला कि जो तुम्हारी भतीजी है, जिसे तुम बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, वो भतीजी ही तुम्हारी माँ है। यानी जो इससे पहले की जो पास्ट लाइफ देखी थी, उसमें जो माँ नजर आई, माँ को जब देखा तो भतीजी नजर आई, लेकिन वो भतीजी इस जीवन की माँ है। तो इनकी इस जीवन की माँ पहले भी इनकी माँ रह चुकी हैं, और फिलहाल इनकी भतीजी बनकर के आई हैं। और जैसे ही गुरु नानक देव जी ने ये बात बोली, तो इनको एक ना किस्सा याद आ गया अपने आप उसी टाइम। तो इन्होंने बताया थेरेपिस्ट को, क्योंकि इनको वो वाला किस्सा याद आ रहा था जब इनकी भतीजी का जन्म हुआ था। वो कुछ महीने की थी और ये अपनी भतीजी से इंडिया मिलने के लिए आए थे। तो जब ये इंडिया मिलने के लिए आए, माताजी की तो मृत्यु हो चुकी थी पहले से। तो इन्होंने आकर के अपने पिता से पूछा कि पापा, माँ ने मेरे लिए कैंठा बनाया था। कैंठा होता है गले में पहनने वाला ना आभूषण होता है, वो कैंठा बांधते थे अभी ये रस्सी से ना, ऐसे वो होता है, लॉकेट सा होता है। कि मम्मी ने मेरे लिए ना सोने का कैंठा बनाया था, मेरा कैंठा कहाँ पे है? तो इनके पिताजी बोलते हैं कि पता नहीं बेटा, वो अभी दे दिया किसी को, तू ले गई थी शायद, ऐसा कुछ बोला। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, मेरी मम्मी की निशानी है, उन्होंने बनाया था, मेरे पास नहीं है। कहाँ है वो? तो कह रहे जैसे ही मैंने पूछा, तो जो इनकी जो भतीजी थी, वो गोदी की मतलब बच्ची थी ना, जैसे छोटा बच्चा तो बिल्कुल ना नवजात होता है, वैसी थी। कह रहे जैसे मैंने पापा से पूछा और पापा ने थोड़ी नान नुकर करी ना, तो उसने ना अपनी आंखें खोली और आंखें खोल के मेरी तरफ देखा। तो जैसे आंखों से वाइब्रेशन या थॉट्स ट्रांसफर नहीं हो जाते, कह रहे जैसे ही उसने मुझे देखा ना, मुझे याद आ गया कि कैंठा कहाँ रखा था मम्मा ने। तो फिर वो कैंठा, कह रहे वो उसने देखा मुझे, मुझे याद आया, और कह रहे मैंने वहां से कैंठा निकाल लिया कि पापा ये वाला है, ये मेरे वाला है, ये मम्मा ने मेरे लिए बनाया था। तो जो आ, वो है, तो क्लैरिटी हो गई कि वो भतीजी से इतना प्रेम इसीलिए कि इनकी माताजी ही हैं। और गुरु नानक देव जी ने ये किस्सा भी इनको याद कराया। फिर प्रश्न था भाई, ये तो गाइड से पूछना था। पूछा गया कि बाबा बताइए कि जो कर्जा मेरा पति लेकर के गया हुआ है, ये 20-25 हजार रुपए का, 20-25 हजार डॉलर का, मैं जिस पे किस्तें दे रही हूँ, हम तो खुद भी कमाई धमाई नहीं कर पा रहे, बेनिफिट्स पे चल रहे हैं, क्या वो मुझे चुकाना चाहिए? तो बाबा जी ने बोला कि हाँ, तुम्हें वो कर्जा चुकाना है। क्यों चुकाना है? उन्होंने कहा कि देखो, जब तुम्हारा पति उस पैसे को इस्तेमाल करता था, वो लेकर के आया था, तो उसने अपने ऊपर तो नहीं उड़ा दिए। वो पैसे तो घर की जरूरत के लिए लेकर के आया था ना। तुमने घर में उस पैसे को बरता है। तो
एक आप लीगली टेक्निकली देखोगे तो आपने नहीं लिया, उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने लिया किसके लिए? तुम लोगों की जरूरतों के लिए लिया था, तुम लोगों पे ही खर्च किया था। आपने उस धन का इस्तेमाल किया है, आपने उसको खाया है, आपने उसको यूज किया। तो बच्चे, आपको वो धन वापस करना है। टुकड़ों में देते रहो, लेकिन देना है, वो कर्जा उतारना है। इनफैक्ट गाइड ने बोला कि आप तिल तिल करके थोड़ा इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप डिलेमा के अंदर हो, डिलेमा में नहीं रहना, वो कर्जा उतारो। ये गुरु नानक देव जी का आदेश है। तो इन्होंने पूछा कि बाबा कैसे उतारेंगे, हम तो बेनिफिट पे चल रहे हैं, लड़के की नौकरी भी वो वैसी सी है, मतलब कोई बहुत खास नहीं है, तो कैसे होगा? तो बाबा ने कहा कि बच्चे, आज जो तुम्हारा ये सेशन हो गया ना, ये जो सब तुम्हारे को पता लग गया, उस आत्मा से जितना भी तुम्हारा कार्मिक अकाउंट था और उसका जो प्रभाव था, उसके ना खत्म होने का समय आ गया है। अब तुम भी बाहर निकल पाओगे। आज जो बहन है, इनकी कोई बहुत ज्यादा एज नहीं है ना, 43-44 की ही है ना, बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है ना पिंडों में, है ना, बहुत ज्यादा इनकी उम्र नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तुम बाहर जा पाओगी, तुम भी नौकरी कर पाओगी, बच्चे बाहर निकलना शुरू करो। और बाबा ने कहा कि जैसे ही तुम्हारी नौकरी के पैसे आने लगे, तो बेनिफिट जो तुम्हारे पास गवर्नमेंट से आ रहा है, उसको बेटा बंद करवाना। कई लोग ना ऐसे भी करते हैं कि भाई बेनिफिट आने दो, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आने दो, मैं थोड़ा और जॉब्स वगैरह कर लेती हूँ। तो गुरु नानक देव जी ने जो इनको मना किया ना, इसके पीछे हम थोड़ा एक वो वहां पे नहीं आया, लेकिन हम क्लैरिटी दे देते हैं। देखो क्या होता है, जब इंसान छुपाना चाहता है ना गवर्नमेंट से कि बेनिफिट्स आते रहे, तो वो क्या करता है, वो छोटे मोटे ऐसे काम पकड़ता है जिसके अंदर कैश उसको मिले। इन कामों में ना तरक्कियां नहीं होती है ना। तो कहीं ना कहीं गुरु नानक देव जी ने जो इनको आदेश दिया कि तुम जॉब करोगे, तुम काम करोगे और इमीडिएटली बेनिफिट्स लेने बंद कर दोगे, वहां से पेमेंट आने लगेगी, यहां से बेनिफिट लेना बंद करो। वो इसलिए है क्योंकि अगर बेनिफिट के लालच में नहीं पड़ेंगे ना, तो इनको जो जॉब मिलेगी ना, वो प्रॉपर फॉर्मल और अच्छी जॉब ये करेंगे, और उसके अंदर ग्रोथ भी होगी, उसके अंदर पेमेंट्स भी इंक्रीज होंगी, उसके अंदर प्रगति होगी, है ना। तो इसीलिए इनको जो है ये आदेश आया होगा वहां से, ऐसा हम समझते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा है वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, और उसकी भी जॉब जो है वो बेटर हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो बिटिया है, उसकी भी पढ़ाई थोड़े समय में ही खत्म होने वाली है। तो अब ऐसा होने वाला है कि तुम सब लोग कमाने वाले हो जाओगे। और इन्होंने कहा कि बाबा जी कॉन्फिडेंस, तो बाबा जी ने कहा कि बच्चे, जितना नौकरी पाने के लिए कॉन्फिडेंस है ना, तो बाहर निकलने लग, उतना अभी आ जाएगा। और उन्होंने कहा जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे, थोड़ा तुम्हारा हाथ खुलेगा, है ना, तो सब लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ जाएगा, क्योंकि तुम लोग धन से भी परेशान चल रहे हो, इसकी वजह से भी कॉन्फिडेंस की कमी है पूरे परिवार के अंदर। बाकी बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना, और हमेशा उन्होंने कहा कि बच्चे, मैं तुम्हारे साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। कई बार हम लोगों के मन में ऐसा विचार आता है कि अगर बाबा जी साथ में थे तो इतना दुख क्यों झेलना पड़ा, या पति से इतनी मारपीट क्यों सहनी पड़ी। तो देखो, हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि भाई ऐसे मारपीट होना किसी के साथ भी, चाहे पुरुष हो या महिला हो, ठीक बात नहीं है, लेकिन फिर भी कर्मों की गुह्य गति भी तो है। उसको भी तो कितना ज्यादा हरास किया ना। अब बाबा जी केवल इनके तो नहीं है, बाबा जी उनके भी हैं। तो जो भी दैव आत्माएं होती हैं, जो परमात्मा होते हैं, जो ईश्वरीय जो शक्तियां होती हैं, वो जब कार्मिक अकाउंट रिजॉल्व हो रहा होता है ना, या आपस में वो सेट ऑफ हो रहा होता है, तो उसमें ना साक्षी रहते हैं। साक्षी यानी डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह रहते हैं, ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं। आपको अपनी परिस्थिति को झेलने की शक्ति जरूर देते हैं, आपको उसमें से बाहर कैसे निकालना है उसकी इंट्यूशन जरूर देते हैं। क्या आपको करना चाहिए, इस चीज के इंट्यूशन गाइडेंस आता है आपके पास, लेकिन आपके कर्मा के बीच में नहीं आते। मतलब ऐसा नहीं है कि बाबा जी साथ में है तो आप पाप करके आ जाओ, बाबा जी साथ में तो पाप की सजा नहीं भोगनी पड़ेगी। नहीं, वो ऑब्जर्वर की तरह नहीं है, पाप की अपनी सजा जो है इंसान को भोगनी पड़ेगी। लेकिन उनका नाम लोगे, उनका सिमरन करोगे, तो जो सजा हम भोग रहे हैं, उसको उससे उसकी जो परिस्थिति है उसको झेलने के लिए हमारे अंदर बहुत बहुत शक्ति आ जाती है। तो सजा आती है, लेकिन ज्यादा पता नहीं लगता, है ना। ये होता है महापुरुषों का जो है नाम जाप करने से, उनका ध्यान करने से। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट में जो है अभी फिर वही जो वंदना बहन है, वो वाला किस्सा भी हो गया। उनको हाई वाइब्रेशन फील होने लगा, तो क्लाइंट ने कहा कि बाबा जी ने आपको भी वहां पे बुलाया हुआ है, आपको शक्ति दे रहे हैं। उन्होंने वंदना ने पूछा कि बाबा जी मुझे क्या करना है आगे, मैं ये जैसे अभी मैं ये काम करती हूँ, पीएलआर वगैरह ये करती हूँ, तो मुझे आगे जीवन के अंदर क्या करना है। तो बाबा जी ने कहा कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, और उन्होंने हमारे बारे में भी बोला। उन्होंने कहा जिस आत्मा के साथ मिलकर के तुम काम कर रही हो, उसके साथ ही तुम्हारे को काम करना है, क्योंकि तुम लोग जन्म जन्मांतर से एक दूसरे के साथ काम करते आए हो।
एक दूसरे के तुम सहयोगी हो, और जो है तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे को वो करना है। हालांकि हम इस पदवी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन वंदना बहन को उन्होंने कहा कि जिनके साथ तुम काम करते हो वो ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर जो गुरु रहे, वो तुम्हारे पूरे गुरु हैं, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है। देखिए, हमारे जीवन के अंदर हमारा संकल्प है हर किसी को परमात्मा शिव से जोड़ने का, और शिव ही सबके गुरु हैं, ऐसी हमारी आस्था है, ऐसा हम समझ करके चलते हैं। लेकिन हमारे को ये बात पता है कि हमारे कई जीवन के अंदर हमारे जो ये, इनफैक्ट सिर्फ वंदना बहन नहीं, लेकिन जो भी हमारी कोर टीम है, जो सब लोग मिलकर के अभी हीलिंग के और सेशंस वगैरह कर रहे हैं, ये सब हमारे बहुत क्लोज रहे हैं। देखिए, सिखाने को तो कितने सारे हमारे स्टूडेंट्स रहे, लेकिन हर स्टूडेंट तो हमारे साथ काम नहीं कर रहा है। हमने तो 100 120 भाई बच्चों को सिखा दिया, है ना, कैसे ये विद्या सिखा दी, लेकिन काम सब नहीं कर रहे हैं। साथ में काम करने वाले वो दो चार ही हैं जिनसे बहुत गहरा संबंध है। कई बार भाई बहन ये बोलते हैं कि भैया हमारे को जब हमारी टीम को अप्रोच करते हैं कि वंदना बहन थोड़ा डाउट करते हैं, वो हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जैसा सेशन हम करते हैं वैसा ही सेशन वंदना बहन करती है। एंड एक बात लास्ट यहाँ पे हम बोलेंगे, जो एक हमारी लाइफ है, हमने खुल करके बताया उसके बारे में, जो वो अघोरी वाली जो लाइफ हमारी रही है, या और भी एक आधे उसके अंदर तामसिक रोल के अंदर भी हम रहे हैं, और सात्विक रूप में भी जैसे अगर पुजारी वगैरह रहे हैं, तो उसके अंदर वंदना बहन जो है कई रोल्स के अंदर ये हमारी शिष्य रही हैं, ये बात हमें पहले से पता है। और वहां पे गुरु नानक देव जी ने भी जो है उसको स्टैम्प कर दिया है ना। तो आप लोग जब हमारी टीम को अप्रोच करें और आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना हो, तो वंदना बहन से आप पूरा निश्चिंत होकर के सेशन करवा सकते हैं। देखो, हम भी सेशन करते हैं तो कई बार होता है वो नहीं होता सक्सेसफुल, है ना। तो सक्सेसफुल होना होगा तो अगर हम करेंगे तो भी वही होगा, वंदना बहन करेगी तो भी वही होगा, दोनों में कोई आपको फर्क महसूस नहीं होगा। हम आपको बोल रहे हैं कि कोई फर्क नहीं है, लेकिन बहुत सारे भाई बहन जो है वो जिद करते हैं, नहीं हितेश भाई, हितेश भाई, तो जानबूझ करके हमने अपनी फीस और बढ़ा करके रखी हुई है ना, कि भी जबरदस्ती वो करना ही है तो फिर आप ज्यादा फिर आप खर्चा करो, है ना। लेकिन हमारे सेशन कराने में और उनके सेशन कराने में कोई अंतर नहीं है। ठीक है जी। तो आपको अच्छा ज्ञान मिला होगा, कर्मों की गुह्य गति के बारे में पता लगा होगा कि कैसे हमारा क्या कर्म है, कहाँ से कहाँ हमारे को ले आता है ना। भाई हम ये ना, इस ये जो केस है ना, देखो, अच्छा एक और बात बतानी रह गई। देखो, पिछले जन्म के अंदर कितने कॉन्फिडेंट थे कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे ये आता है वो आता है, जिसकी अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, और वो ताजी ताजी इंसान पढ़ाई करके आता ना। एक ये भी चीज होती है कि पढ़ाई करके आता ना तो उसको दूसरे हर कोई धर्म कर्म का काम करने वाला ना, हर आदमी ढोंगी नजर आने लग जाता है ना। तो उस चीज के चलते, अपने इसी कॉन्फिडेंस के चलते कि मेरे को ज्यादा पता है, इन्होंने जो है उनके जीना हराम किया अपने पति का अपने पास लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से इस जीवन में उस आत्मा ने ऐसी परिस्थिति पैदा करी कि इनका कॉन्फिडेंस गया हुआ है, जॉब नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस गया हुआ है ना। तो जो हम देते हैं ना, वो वापस, देखो, कहीं पे अगर हमारे को ऐसा लग भी रहा है कि व्यक्ति ठीक नहीं है, ठीक है, आप जो है, दूसरे लोग गांव के अंदर है, सब लोग पागल थोड़ी है, बेवकूफ थोड़ी है। अगर वो उसको व्यक्ति को कुछ धन दे रहे हैं या खाना पिलाना कर रहे हैं, अगर उनका कुछ मान सम्मान कर रहे हैं, तो उनको भी उनसे कुछ प्राप्ति हो रही होगी ना। अभी आपको ठीक नहीं लग रहा, आप गांव को अपना परिवार समझते हैं, ठीक है, आप एक बार दो बार आप उनको चिता दो कि भाई देखो ये है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर डिसीजन। मेरे को ठीक नहीं लग रहा, आप तो हाथ धोकर के पीछे पड़ गए उसके, है ना, कि मेरे को करवाना ही है, जबरदस्ती दुश्मनी जो है मोल ली ना एक प्रकार से। तो देखो, घूम फिर करके कैसे वो चीज सामने आई, है ना। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो वीडियो है इससे आपको कुछ अच्छी शिक्षा मिली होगी। कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, कितना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इसके आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी। तो मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।